दोस्तों नमस्कार। कहते हैं किसान आसमान देख के बता देता है कि बारिश होगी या नहीं होगी। किसान जमीन देखकर बतला देता है कि फसल कैसी होगी। और किसानों ने ही अपने आंदोलन के जरिए जतला दिया इस देश में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो इस सत्ता को झुकाने के लिए नहीं कर पाई, वह किसान अपने आंदोलन से कर सकता है। यानी उसने अपने उस राजनीतिक मिजाज को भी इस देश के सामने लाकर रख दिया जहां पर राजनीतिक दल भी फेल हो रहे थे। लेकिन पहली बार पंजाब का किसान खड़ा हो रहा है। वो कह रहा है जब हम आसमान पढ़ सकते हैं, जमीन पढ़ सकते हैं, इस देश की राजनीतिक सियासत को भी नाप सकते हैं, तो अब राजनीति की जाए। और पंजाब में वह 22 संगठन तैयार हो चले हैं जिन्होंने 380 दिनों तक इस देश के 400 से ज्यादा छोटे बड़े वैचारिक संगठनों के साथ मिलकर भी इस देश में राजनीतिक सत्ता को झुका दिया और 3 कानून जो किसानों के लिए अहितकारी थे उसे वापस लेने पर मजबूर कर दिया। तो क्या वाकई पंजाब के भीतर से एक नई राजनीतिक विकल्प की परिस्थितियां अब निकल कर आएगी? हालांकि इससे पहले अभी तक हर कोई यही मान रहा था और हर पॉलिटिकल पार्टी जब जब पंजाब में जाती थी वो यही कहती थी किसानों के पक्ष में तो वो हैं। बीजेपी ने भी कहा देखिए हमने कानून तो वापस ले लिए, अब किसान तो हमारे साथ खड़े हो जाएं। अकाली दल ने अपने तौर पर कहा हमने तो बीजेपी की सत्ता को छोड़ दिया, केंद्र से हमारे केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। अकाली दल जो बरसों बरस से बीजेपी के साथ था वह भी अलग हो गई, तो किसान तो हमारे साथ होंगे। कांग्रेस ने भी कहा हम देखिए किसानों के पीछे एक सुर के साथ खड़े रहे, किसानों के हक में खड़े रहे और 3 कानूनों के विरोध में किसानों के पीछे खड़े होकर ताकत देते रहे। आम आदमी पार्टी ने भी कहा जब दिल्ली में सीमा पर बैठे हुए किसानों को बिजली की जरूरत पड़ी, पानी की जरूरत पड़ी, तो हम ही ने तो दिया। यानी किसान के खिलाफ कोई नहीं जा सकता है, लेकिन किसानों ने अगर तय किया है कि अब वह उस राजनीतिक मैदान में खुद को आजमाने के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि पंजाब की जनता ही यह तय करे कि वो क्या राजनीतिक तौर पर अपने हक की लड़ाई चुनाव के जरिए लड़ने को तैयार है, जहां वो खुद को प्लेयर मान ले। क्या वाकई ऐसी स्थिति आने वाले वक्त में भारतीय राजनीति की परिस्थितियों को बदल डालेगी, जहां पर बाहुबल चलता है, जहां पर धनबल चलता है और रियायत और सब्सिडी और पैसे देने की खुली तौर पर घोषणाएं हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। लेकिन सवाल तो पंजाब के भीतर में उन किसानों का है जो समझ रहे हैं कि आने वाले वक्त में स्थितियां और बिगड़ेगी, क्योंकि किसान कर्ज के दलदल में डूबा हुआ है। किसान को जिंदा रखने के लिए सब्सिडी बढ़ाई जा रही है। राज्य में एक बच्चा भी जन्म लेता है तो वो 82,000 रुपए के कर्ज में डूबे हुए जन्म लेता है। हर किसान को सब्सिडी के तौर पर 1,17,000 रुपए पंजाब में किसानों को मिलते हैं। यानी ये सारी परिस्थितियों में कहीं गवर्नेंस नहीं है। तो क्या किसान अपने तौर पर पंजाब को अब संभालने की स्थिति में आ जाएगा और यह संदेश राष्ट्रीय तौर पर उस राजनीतिक विकल्प की दिशा में ले जाएगा जिसको लेकर अभी तक सिर्फ विचार होते थे, बातें होती थी? आज इस बात का इसलिए जिक्र क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर मैदान में आने को तैयार हैं उसमें 32 संगठनों की बैठक हुई लुधियाना में। उसमें से 10 संगठनों ने कहा हम इस मैदान में नहीं जाएंगे, और जो संयुक्त किसान मोर्चा था उसने भी कहा अभी हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट में साथ नहीं खड़े हैं, वह 15 तारीख को तय करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जिन 22 संगठनों ने तैयारी की और इस बात की तैयारी की कि अब हम चुनाव मैदान में आएंगे, उसमें चेहरा जो सबसे ऊपर में निकल कर आया, यानी वो कौन सा चेहरा होगा जो 22 संगठनों की नुमाइंदगी करते हुए लोगों के सामने होगा, पंजाब के सामने होगा। और पंजाब के चुनाव में दूसरे राजनीतिक दलों को जमीन चटाने के लिए या फिर लोग अपने बूते ही अपने साथ अपने वोट को लेकर, अपने नेता को लेकर खड़े हो जाएंगे। बलवीर सिंह राजोवाल, उम्र है 75 साल, बड़े किसान के तौर पर इनकी पहचान होती है, चेहरा यही रखे जाएंगे। इनके पास तकरीबन 60 एकड़ की जमीन भी है, 2 राइस मिलें भी है, स्कूल भी चलाते हैं, कॉलेज भी चलाते हैं और अपने गांव में इन्होंने एक सच्ची दुकान रखी है। बच्चों के लिए स्टेशनरी की दुकान है जिसका नाम ही है सच्ची स्टेशनरी की दुकान। यहां पर जो बच्चा आए स्टेशनरी का सामान ले जाए, पैसे नहीं है तो मुफ्त में ले जाए, कुछ पैसे देने हैं तो वहां एक बॉक्स बना हुआ है उसमें डाल दे। सवाल पहली बार सिर्फ
22 संगठनों का नहीं है। सवाल पहली बार सिर्फ किसानों के राजनीति में आने का नहीं है। जरा इस सिलसिले को आज समझने की कोशिश कीजिए। भारतीय राजनीति ने इस देश के भीतर में सिर्फ राजनेताओं को रईस बनाया है। लोग गरीब से गरीब होते चले गए, किसानों की बदहाली और ज्यादा बढ़ती चली गई। लेकिन पंजाब जैसे राज्य में भी सिर्फ खेती ही एकमात्र रही जिसकी विकास दर में कमी नहीं आई। विकास दर इंडस्ट्री की कमी, मैन्युफैक्चरिंग की कमी, सर्विस सेक्टर की कम हो गई, लेकिन एग्रीकल्चर की कम इस दौर में भी नहीं हुई जब महामारी का दौर रहा। तो क्या वाकई किसान अब तैयार है? आज यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि किसानों ने 380 दिन तक जो आंदोलन किया, 700 से ज्यादा लोगों की जो शहादत हो गई, और आंदोलन बिल्कुल गांधीवादी तरीके से। और भारत की राजनीति वह भी चुनाव के वक्त गांधीवाद को भूल जाती है, त्याग देती है। तो क्या किसान पहली बार अपने ही जरिए भारत की राजनीति को बदलने की दिशा में पंजाब से शुरुआत कर रहा है? यह इसलिए अबूझ पहेली लग सकती है क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों ने तो किसानों को मुद्दा बनाया और किसान अब अपने मुद्दे को अपने साथ लेकर खड़ा हो रहा है। यह कैसी राजनीति होगी, ये हर कोई पूछ रहा है। लेकिन हमें लगता है कि 3-4 चीजों को शुरू में जान लीजिए। जो लोग साथ खड़े हैं उसमें बलवीर सिंह राजोवाल चेहरा है। उनके साथ बड़े नेता के तौर पर हरमीत सिंह कायदान है। कायदान जो हैं एक लिहाज से युवा चेहरा है, सिर्फ 43 वर्ष की उम्र है। कुलवंत सिंह संधू तीसरे हैं जिन्होंने मिलिटेंसी के दौर में उनके पांव में गोली लग गई, तब वह घायल हो गए, लेकिन आंदोलन में लगातार साथ रहे। वह सीपीएम से निकल कर आए, 2001 में सीपीएम छोड़ दी। और ये तमाम लोग 70 के दशक से, जो खास तौर से राजोवाल है, 70 के दशक से खेती बाड़ी संगठन बना के इन्होंने शुरुआत की थी। फिर अलग अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा भी बने। लेकिन सवाल यह है कि जिन किसानों ने जब सिर्फ शहादत देखी है, और शहादत भी पंजाब के गांव-गांव का किस्सा हो चली है। अगर हम नाम लेना शुरू करें तो संगरूर, भटिंडा, मोगा, पटियाला, बरनाला, लुधियाना, मानसा, मुक्तसर, फजिल्का, फिरोजपुर, गुरदासपुर, अमृतसर, नवाशहर, मोहाली, तरनतारन, जालंधर, कपूरथला, इन जगहों पर सिर्फ शहादत हुई है किसानों की। इतनी बड़ी तादाद में किसानों की मौत हुई है, तो उस जगह पर क्या जो किसान संगठन अब खड़ा हो रहा है, जिसने नाम दिया है संयुक्त समाज मोर्चा, यानी किसान जब दिल्ली के चौखट पर बैठे थे ना, उस समय नाम था संयुक्त समाज मोर्चा। उसमें 40 संगठन कोर ग्रुप थे और तकरीबन 375 संगठन देश के अलग अलग हिस्सों से आए थे, जो कि लगातार सरकार पर दबाव बांध रहे थे। इस 40 संगठन में से 32 संगठन जो थे वह पंजाब के थे। इन 32 में से 22 संगठनों ने तय किया अब हम चुनाव मैदान में जाएंगे। जो 10 संगठन नहीं है उसमें किसान क्रांतिकारी किसान यूनियन, बीकेयू क्रांतिकारी, बीकेयू सिद्धपुर, बीकेयू दर्शनपाल, आज़ाद किसान कमेटी दोआबा, जय किसान आंदोलन, 10वां गन्ना संघर्ष कमेटी, किसान संघर्ष कमेटी पंजाब, लोक मलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी और कीर्ति किसान यूनियन, ये 10 संगठन कह रहे हैं हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे। जो खास तौर से बीकेयू डाकुंदा है, उसका कहना है, उसकी मीटिंग आज ही है, उनका कहना है आज हम शाम में फैसला लेंगे या कल फैसला बताएंगे कि हम इसके साथ खड़े हैं नहीं। लेकिन बलवीर सिंह राजोवाल, हरमीत सिंह कायदान और कुलवंत सिंह संधू, इनका कहना है कि 3 संगठन जो बीकेयू दाकुंदा है, बीकेयू लोंगोवाल है और बीकेयू मेजर सिंह पूनावाला है, ये हमारे साथ आ जाएंगे चुनाव के वक्त में। यानी देखिए एक बड़ी फहरिस्त लगातार तैयार हो रही है चुनाव में जाने के लिए। अब यहां पर सरकार और इन पॉलिटिकल पार्टीज के डॉक्यूमेंट्स कुछ बतलाते हैं जो बड़े शानदार हैं। ये इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि राजोवाल दरअसल गांव का नाम है जो लुधियाना जिले में आता है, और राजोवाल वहां पर हर बड़े किसान अपने तौर पर लगा लेते हैं। और पंजाब में जो दूसरा बड़ा संगठन है वो बीकेयू राजोवाल ही है, जो खास तौर से उस दौर में जब आंदोलन शुरू नहीं हुआ था, बड़ा बिखरा हुआ था ये संगठन, लेकिन आंदोलन के दौर में राजोवाल की जो भूमिका रही वो बड़ी शानदार भूमिका रही। उनके भाषणों को अलग अलग जिलों में बजाया गया, सुनाया गया, और धीरे धीरे लोग राजनीतिक तौर पर सक्रिय भी हो गए, राजनीतिक तौर पर राजनीति के जानकार भी हो गए। और इनके लगभग सदस्य 70,000 हैं जो अलग अलग हिस्सों में फैला हुआ है। वो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, उस पर हम आए उससे पहले दूसरे जो व्यक्ति हैं बीकेयू कायदान, ये 43 साल के हैं, सबसे युवा नेता हैं। यह भी पॉलिटिकल पार्टी जो बनी है, संयुक्त मोर्चा जो बनाई गई है, उसके साथ ये संयुक्त समाज मोर्चा जो बनाई गई है उसमें साथ खड़े हैं। ये इनके फतेहगढ़ साहिब में तकरीबन सदस्यों की तादाद बताई जाती है लगभग 80 से 90 हज़ार।
हरमीत सिंह कायदान पूरा नाम है, पिता भी थे, यह भी किसान थे। ये बीकेयू भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक सदस्यों में से एक हुआ करते थे। और तीसरे जो जमदूरी किसान सभा है, जो कुलवंत सिंह संधू, ये सीपीएम की स्टूडेंट विंग से निकले हुए हैं। 2001 में हालांकि इन्होंने छोड़ दिया। सवाल यह है कि राजनीतिक तौर पर क्या पांच कोणीय मुकाबला मान लिया जाए, जहां एक तरफ कांग्रेस खड़ी है, दूसरी तरफ अकाली दल और बीएसपी खड़ी है, तीसरी तरफ आम आदमी पार्टी खड़ी है, चौथी तरफ बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मिलकर लड़ रहे हैं, और अब संयुक्त समाज मोर्चा आ गया है। तो क्या ये पांच कोणीय मुकाबला होगा? हमें लगता है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर आह्वान जो पहले तौर या पहली लाइन जो कही गई है उसमें बहुत साफ नेताओं का कहना है, राजोवाल का कहना है, संधू का कहना है, कायदान का कहना है, हम चुनाव लड़े नहीं रहे हैं। ये जनता का आग्रह था कि जब आपने इस देश की उस सत्ता को झुकने पर मजबूर कर दिया जो किसी भी मुद्दे पर नहीं झुक रही थी, यानी पार्लियामेंट तक में बहस नहीं कराती है, पॉलिटिकल पार्टीज कुछ भी कह ले, महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे जाकर बैठ जाती है, लेकिन सत्ता टस से मस नहीं होती है, उस सत्ता को आपने नीचे दबा दिया है। तो अब आप राजनीतिक तौर पर पंजाब को संभाल लीजिए, क्योंकि पंजाब की स्थिति बड़ी डामाडोल है। पंजाब की स्थिति की डामाडोल की परिस्थितियों के भीतर एक सच और जान लीजिए। राजोवाल अपने तौर पर जो चेहरा बने हैं, ये 75 बरस के हैं। बीजेपी और मोदी कहते हैं कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी में 75 साल के बाद रिटायर हो जाना चाहिए, और ये राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स की, राजोवाल। क्योंकि इससे पहले 70 के दशक में जब उन्होंने खेती बाड़ी यूनियन बनाई, तो 74 में एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था कि गेहूं को राज्य के बाहर बेचने की दिशा में किसान जाना चाहते थे। उस वक्त इजाजत नहीं गई, सरकारों के जरिए इजाजत नहीं दी गई, तो बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। तब राजोवाल वहां से निकले और बीकेयू लाखोवाल था, उसके साथ ये शामिल हो गए, जो 1988 तक रहे। 1988 से 2000 तक ये बेकीयू मान में रहे, भारतीय किसान यूनियन के मान संगठन के साथ जुड़े रहे, और 2001 में इन्होंने अपना संगठन बनाया, भारतीय किसान यूनियन राजोवाल। और अपने आउटपुट के जरिए, इनके बारे में और जानकारी चाहिए तो ये पहले कहते हैं कि लुधियाना का जो खन्ना मंडी है उसमें ये आड़ती भी रहे हुए हैं, जिसको सरकार बिचौलिया कहती है, अंग्रेजी में कमीशन एजेंट कहा जाता है, और इसको लेकर सरकार का विरोध था। लेकिन उन्होंने अपने तौर पर जो भी चीज़ें डेवलप की वो किसानों के हक को लेकर डेवलप की, और राजनीतिक तौर पर इनकी पकड़ बड़ी ज़बरदस्त है। इसलिए पकड़ ज़बरदस्त है क्योंकि जब ये पहली मीटिंग में 2018 में शामिल हुए, तभी इन्होंने कह दिया था सरकार किसानों को खत्म करना चाहती है, और उसके बाद से पंजाब में आंदोलन की शुरुआत हुई। जो इनका अपना ऑर्गेनाइजेशन है बीकेयू राजोवाल, जो है ये पटियाला में, संगरूर में, मोहाली में, रोपड़ में, लुधियाना में, कपूरथला में, होशियारपुर में, फिरोजपुर में, नौशेरा में, जालंधर में और मालवा क्षेत्र के एक बड़े इलाके में फैला हुआ है छिटपुट तरीके से। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो 22 संगठन हैं जो पूरे पंजाब को एक लिहाज से घेरते हैं, जब हम इन बातों का जिक्र आपसे कर रहे थे, जिन लोगों ने शहादत दी है, उसके जब हम हिस्से में पहुंचे और देखना शुरू किया कि पंजाब सरकार का अपना डॉक्यूमेंट क्या कहता है, तो जानकारी मिली मालवा के इलाके में तकरीबन 400 के लगभग किसानों की खुदकुशी हुई है। जो माझा का इलाका है वहां से लगभग 120 किसानों की खुदकुशी हुई। खुदकुशी का मतलब है यहां पर आंदोलन के वक्त में जिनकी मौत हो गई। खुदकुशी सबको मत जोड़िएगा, लेकिन जिनकी मौत, जिनकी शहादत हुई है। और दोआबा के इलाका में तकरीबन 90 से ज़्यादा किसानों की मौत हुई है, यानी 700 में से 600 से ज़्यादा किसान पंजाब के ही इस दौर में शहीद हुए हैं। अब सवाल यह है कि जब घर घर के भीतर में ये सवाल होगा जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, और अब जब किसानों की किसानी की लड़ाई लड़ते हुए दिल्ली तक को झुकाकर निकले हैं, तो अब राजनीतिक तौर पर उन्हें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, या राजनीति अभी भी पंजाब के भीतर पारंपरिक परिस्थितियों को जिएगी। यहां पर एक चीज और जाननी चाहिए, जब 60 के दशक में पहली बार हरित क्रांति के लिए पंजाब को चुना गया, तो वहां की जमीन के नीचे पानी बहुत था। वहां पर जो इस्तेमाल बीज होता था वह एक लिहाज से बहुत प्रकृति के अनुकूल बीज होता था, लेकिन हरित क्रांति के बाद उत्पादन जरूर बढ़ा। पानी धीरे धीरे जमीन के नीचे 100 फीट 200 फीट तक आज की स्थिति में पहुंच गया है। जो बीज है हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल हुए जा रहा है। जो कीटनाशक है उसने जमीन को बर्बाद कर दिया, कई लोगों को कैंसर हो गया सारी। यानी राजनीतिक तौर पर इस देश में किसानों को अपनी प्रयोगशाला बनाने के लिए पंजाब को ही चुना गया। पंजाब हरियाणा उस दौर में, लेकिन पंजाब समूचा पंजाब, और आज उस समूचे पंजाब की 117 सीटों पर अगर
संयुक्त समाज मोर्चा जो किसानों का 22 संगठन है वह चुनाव लड़ेगा तो क्या होगा? यह सवाल कहीं ज्यादा इसलिए महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि पंजाब अपने तौर पर न सिर्फ कर्ज में डूबा हुआ है बल्कि किसानों के सामने सबसे बड़ा संकट यह है कि जो भी सरकार आती है वो और कर्ज में डुबा देती है। कुछ किसानों को सब्सिडी दे देती है, कुछ को कुछ लाभ दे देती है और कहती है कि देखिए हम किसान के अनुकूल हैं, किसानी के अनुकूल हैं। अगर आप सरकारी आंकड़ों को समझिए तो चुनाव आते आते यानी फरवरी के महीने तक पंजाब के जो कर्ज है वह 2,82,000 करोड़ का हो जाएगा। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं यह तकरीबन 2,75,000 करोड़ हो चुका है। सवाल यह है क्या सब कुछ अभी हुआ है? हम आपको लिए चलते हैं जब कांग्रेस की सरकार थी जब अकालियों की सरकार थी 2012 में। उस वक्त अकाली और बीजेपी एक साथ थे। जो उस समय उन पर कर्ज था पंजाब में वह 84,000 करोड़ का था। जब वो सरकार छोड़ रहे थे तो उसमें 1,11,000 करोड़ का इजाफा हो गया और यह 1,95,000 करोड़ तक पहुंच गया। और अब जब कांग्रेस और कैप्टन की सरकार आई थी तो कैप्टन के दौर में यह तकरीबन इसमें जो इजाफा हुआ वो 87,000 करोड़ का इजाफा हो गया और यह होते होते 2,73,000 करोड़ तक पहुंच गया है। यह पहला सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल है कि किसानों को जो सब्सिडी दी जाती है वह राज्य के ही उस प्रोसेस से दी जाती है जो किसानी से सरकार वसूलती है। किसानी को जिस रूप में वहाँ राहत और रियायत देनी चाहिए और उसको डेवलप करने के लिए जो मशीनरी देनी चाहिए, जो बीज दिए जाने चाहिए, जो पानी की उपलब्धता होनी चाहिए और जो गोडाउन्स होने चाहिए, वो सारी चीज़ें इन 3 कानूनों के जरिए और इससे पहले भी कॉरपोरेट के हाथों में शिफ्ट की गई। किसान चाहता है वो खुद अपने तौर पर अपनी किसानी को लेकर आने वाले वक्त में काम करे। किस तरीके से जमीन के नीचे जो पानी लगातार नीचे जा रहा है वो ऊपर आ सके, वह कौन सी खेती करे, उस खेती में कौन सा बीज लेके आए, वो कौन सी टेक्नोलॉजी है। यानी पंजाब की इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड क्यों नहीं हो सकती है, किसानों के भीतर ये सवाल है। हालांकि पंजाब की जीडीपी में 25% योगदान है खेती का, लेकिन 50% योगदान सर्विस सेक्टर का है। वो सर्विस सेक्टर जो आज की तारीख में -9.7 पर जो पहुंचा हुआ है, जो जीडीपी में जो माइनस में आज उसका डेवलपमेंट है, ग्रोथ रेट है। इंडस्ट्री 25% के साथ उसका योगदान है जीडीपी में, लेकिन वह भी -5.9 में पहुंची हुई। और दूसरी तरफ एग्रीकल्चर इस महामारी के दौर में भी पॉजिटिव चल रहा है, उसका ग्रोथ रेट कभी नहीं रुका, कभी 1.7, कभी 1.9, कभी 2.4 और इस बरस बीते बरस में यह 5.6% तक आ गया। तो खेती और किसानी अपने तौर पर राज्य की गवर्नेंस को क्यों नहीं संभाल सकते हैं? यही सवाल राजोवाल का है। यही सवाल उन संगठनों का पहली बार आया है, क्या हम विकल्प दे पाने की स्थिति में हैं या नहीं हैं। और राजनीतिक तौर पर यह हो सकता है एक ऐसा फैसला हो जिस पर आने वाले वक्त में जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो फैसला लेगा। लेकिन सवाल उससे आगे का इसलिए पहली बार आ गया है कि कमोवेश देश के हर राज्य में किसान कर्ज में डूबा हुआ है, किसान की स्थितियां नाजुक हो चली है। और जो ग्रोथ रेट हम जिसका जिक्र खास तौर से करना चाहते थे, 2020-21 में मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ रेट है -8.5, सर्विस सेक्टर का -9.4 और एग्रीकल्चर का 5.3 पॉजिटिव में है। सवाल इन सब के बीच सबसे बड़ा यह है कि पंजाब के भीतर में किसानी जो करता है वो कर्ज में डूबा हुआ है और वो गरीब है। जो पूरे किसान हैं, जो खास तौर से रजिस्टर्ड किसानों की तादाद का अगर हम आपसे जिक्र करें, जो सरकार के खातों में दर्ज है कि इनके पास ज़मीन है, वो ज़मीन को कई हिस्सों में बांटा जाता है पंजाब में। जैसे मार्जिनल किसान उन्हें कहा जाता है जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। स्मॉल किसान उसे कहा जाता है, स्मॉल सेक्टर का किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर की ज़मीन है। सेमी मीडियम में 2 से 4 हेक्टेयर जिनके पास ज़मीन है। मीडियम माना जाता है 4 से 10 हेक्टेयर वाले, और जो लार्ज या बड़े किसान माना जाता है वो 10 हेक्टेयर से ज़्यादा जिनके पास ज़मीन होती है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि जो मार्जिनल और स्मॉल सेक्टर का किसान है उसकी तादाद तकरीबन 4 लाख है। इस 4 लाख में से लगभग 3,40,000 किसान कर्ज में डूबे हुए हैं। जो उसके बाद सेमी मीडियम, मीडियम और लार्ज किसान आइएगा, इसकी संख्या तकरीबन 7 लाख है। इस 7 लाख में से तकरीबन 6,20,000 किसान कर्ज में डूबे हुए हैं। यानी ध्यान दीजिए 80 से 90% किसान, चाहे वो छोटे हो, बड़े हो, मध्यम हो, सीमांत हो, सभी कर्ज में डूबे हुए हैं।
तो क्या अपनी इकोनॉमी को, जो राज्य में लगभग 65% परिवारों के साथ जुड़ी हुई है, क्या वो गवर्नेंस नहीं संभाल सकते हैं? और अगर वो संभाल सकते हैं तो इससे पहले जो भी राजनीतिक प्रयोग हो रहे थे वो बार बार जातियों के नाम पर होते थे, धर्म के नाम पर होते थे। और इसीलिए कहा गया कि कांग्रेस ने भी चुन्नी को बनाया जब, तो कहा गया कि एक दलित सीएम आया है। ये दलित सीएम तब तक सुनने में अच्छा लग रहा था जब तक पंजाब के किसानों ने राजनीतिक पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का ऐलान नहीं किया था, क्योंकि दलितों की संख्या 33% है और उनका आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। लेकिन सवाल यह है, जिन किसानों की शहादत इस आंदोलन के वक्त हुई, उसमें सबसे ज़्यादा जिनकी मौतें हुई हैं वो छोटे और सीमांत किसान हैं और जातियों के लिहाज से वो बेहद पिछड़े हैं, आर्थिक तौर पर पिछड़े हैं, जातियों के लिहाज से बहुत नीचे हैं। तो क्या वाकई पूरा पंजाब इस बार एक साथ किसानों के लिए, किसानी के हक में और किसान संघर्ष को आगे बनाते हुए उस पारंपरिक राजनीति को चुनौती दे सकता है या नहीं दे सकता है? यह सवाल कोई भी करेगा और इस सवाल का जवाब कैसे मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, यह तो इसी बात से समझा जा सकता है कि जब 2 दिन पहले कृषि मंत्री नागपुर में कार्यक्रम में गए थे, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो उन्होंने किसानों के साथ 12 बैठकें की और कुछ भी नहीं निकला, वो वहां पहुंचकर उन्होंने क्या कहा यह सुन लीजिए, तब आप समझ पाएंगे इस देश में सरकार की मंशा क्या है और क्यों किसान के हाथ में अब गवर्नेंस भी आनी चाहिए। इसलिए क्योंकि वहां पर उन्होंने कहा हम तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े, लेकिन हम एक कदम पीछे हटे हैं, हम फिर आगे बढ़ेंगे। यह 3 लाइनें लगातार सोशल मीडिया में भी चल रही थी और किसान भी कह रहे थे इसका मतलब है फिर कुछ कहेंगे। ये सिर्फ कृषि मंत्री ने कहा या प्रधानमंत्री ने भी कहा है? तो पूरा वक्तव्य हम आपको बतलाते हैं वो क्या है, तब आप समझ पाएंगे कि दरअसल आने वाले वक्त में किसानों को संघर्ष की दिशा में फिर बढ़ना होगा। उसे आम आदमी पार्टी के बिजली पानी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है और ना ही पॉलिटिकल पार्टीज जो पीछे खड़े होकर नारा लगाए या फिर पंचायतों में सुविधाएं और सुख सुविधा मुहैया कराने की दिशा में अपने आप को शामिल कर ले। जरूरत किसानों को है नहीं इसकी, उसको राजनीति बदलनी होगी। और अगर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर नागपुर में जो कहा, अब आप सुनिए पूरा वक्तव्य उन्होंने क्या कहा, तब आप समझ पाएंगे सरकार की मंशा क्या है। हम कृषि संशोधन कानून लाए, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आजादी के लगभग 70 साल बाद लाया गया एक बड़ा सुधारात्मक कानून था, लेकिन कुछ लोगों को यह कानून पसंद नहीं आया, इसीलिए हमें इन्हें वापस लेना पड़ा। लेकिन सरकार निराश नहीं है, एक कदम पीछे हटे हैं और हम फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि किसान भारत की रीढ़ है। आखिरी लाइन को पकड़ लीजिए, किसान भारत की रीढ़ है, किसान भारतीय राजनीति की रीढ़ है, किसान भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, किसान इस देश में अन्न उपजता जो है, लोगों का पेट जो बढ़ता है उसकी रीढ़ है। किसान इस देश में जो भी कॉरपोरेट ग्रोसरी सेक्टर से जुड़ा हुआ है, जो भी कॉरपोरेट इस दौर में किसान के इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ है, जो भी इस दौर में बड़ा कॉरपोरेट भारत के अनाज को एक्सपोर्ट करता और रईस बनता चला जाता है, तो सही मायने में किसान अपने तौर पर क्यों चुनाव नहीं लड़े। और किसानों ने जब ये तय किया है तो पंजाब के लोगों को शायद ये पहली बार समझना है, उन्हें जातियों में बंटना है, उन्हें पारंपरिक राजनीति को देखना है, उन्हें बरसों बरस से चली आ रही राजनीति जो जाति धर्म के नाम पर चीज़ों को बांटती रही और सत्ता में आने के बाद सुविधाओं को देकर अपने साथ लेने की स्थिति में लाकर खड़ी कह गई। जैसे केजरीवाल कहते हैं हर महिला को 1000 रुपये महीना दे देंगे, हमने उसको निकाला, लगभग 1 करोड़ महिलाएं वोटर हैं, तो 12,000 करोड़ रुपए तो यही खर्च हो गए उस पंजाब में जो ऑलवेज कर्ज में डूबा हुआ है। जो मौजूदा वक्त में कांग्रेस सत्ता है उसने बिजली का बिल माफ किया, कुछ बिल में रियायत की, कुछ पेंशन की रियायत दी, कुछ सामाजिक सुरक्षा दी, लगभग 14,000 करोड़ रुपया वहां पर भी आकर टिक गया। क्या राज्य ऐसे चलते हैं? क्या इनकी अर्थव्यवस्था में सिर्फ पैसा यहां से बटोरना वहां से बटोरना और जो पैसा देने की परिस्थिति में उनसे ज्यादा टैक्स के जरिए पैसा वसूल लेना, और इकोनॉमी हमेशा मार्केट के हिसाब से चलेगी, बाजार के हिसाब से चलेगी, खेती के लिहाज से नहीं चलेगी? क्या शायद यह एक ऐसे टेस्ट है भारत के किसानों का और पंजाब के लोगों का।
शायद यह एक ऐसी टेस्ट है उस वैकल्पिक राजनीति की दिशा में बढ़ते हुए कदम का जिसे पहली बार किसानों ने तब उठाया है जब आंदोलन में उन्हें सफलता मिल गई है, और वह भी एक ऐसा आंदोलन जिस आंदोलन की जमीन पर जो 3 कानून थे उस पे अंतर्राष्ट्रीय दबाव, कॉरपोरेट का दबाव, बड़े सरकार के मित्रों का दबाव कि इससे हमको इतने लाख करोड़ का लाभ होगा, आने वाले वक्त में खेती की जमीन पर हम कब्जा कर पाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर पाएंगे, हम जमाखोरी कर पाएंगे और हमारे सामने कोई कानून नहीं होगा, एक एसडीएम ही तो होगा। और एसडीएम की हैसियत क्या होती है, ये सारी बातों का जिक्र लगातार इस दौर में होते चला गया। तो शायद ये सबसे बड़ा इम्तिहान भी है और भारत की राजनीति में शायद ये सबसे बड़ी एक मुश्किल हालात भी हैं। पंजाब के लोगों के सामने शायद यह एक सबसे बड़ी चुनौती है कि क्या पारंपरिक राजनीति को दरकिनार कर वह खुद ही उस मैदान में सामने आ जाएं, जिस मैदान में कहते हैं कि जीत मिल जाए तो फिर राज्य की गवर्नेंस आप कैसे चलाएंगे और इकोनॉमी को कौन सी दिशा देंगे, इसे तय आप ही को करना होगा। यानी झोली किसी के सामने फैलानी नहीं होगी। बड़े और छोटे किसानों में सत्ता बांटती है, किसान नहीं बांटता है। आड़तियों और मंडी को लेकर किसानों के बीच लकीर सत्ता खींचती है, किसान नहीं खींचता है। जातियों में सत्ता बांटती है, किसान नहीं बांटता है। ये पंजाब के लोगों के सामने शायद एक अग्नि परीक्षा है, लेकिन फिर भी हुंकार किसानों ने भरी है। शायद इससे बेहतर स्थिति कुछ हो नहीं सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।